हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत संघीय व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली का किस प्रकार उपयोग किया जाता है, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस बात का हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि हर टॉपिक का अपना एक केंद्र बिंदु होता है। उस केंद्र बिंदु को ध्यान में रख करके यदि आप अध्ययन करेंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और एक बात का और आप ध्यान रखिएगा, जब तक पढ़ा हुआ है आपके दिमाग में आप अपने व्यवहार में नहीं उतार पाते हैं तब तक वो पढ़ाई अधूरी मानी जाती है। इसलिए 2-3 बार आप वीडियो देख करके इसको याद कीजिए, क्योंकि ये आपके महत्व की चीज़ें हैं। वर्तमान को आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे तो भविष्य अपने आप आपके सामने आपके अनुसार बन के आ जाएगा। इसलिए वर्तमान पढ़ाई को ध्यान में रखिए, इसे अच्छे से रट मारिए। जितने भी वीडियो देखते हैं उसको याद करने की कोशिश कीजिए, 2 बार 4 बार 10 बार जैसे भी हो याद कीजिए। इसी में आपकी भलाई है, इसी में मेरी सफलता है, आपकी भी सफलता है। क्योंकि वीडियो देख करके समझ लेना, कमेंट कर देना ये अलग बात है, याद होना अलग बात है, उसको अच्छे ढंग से लिखना वो भी अलग बात है। जब आपको याद हो जाएगा तो ज़्यादा अभ्यास करोगे तब वो अच्छे ढंग से लिख पाओगे। इसलिए हर कला का अपना अपना महत्व है। इसीलिए ज्ञान एक विनम्रता और प्रयास के साथ लगन हो तभी आ सकता है। इसीलिए श्रद्धा के बिना ज्ञान संभव नहीं है, यदि हुआ भी तो टिकेगा नहीं। इसलिए आप लोग माता सरस्वती को प्रणाम श्रद्धा भाव से करते हुए अपनी पढ़ाई को तैयार कीजिए और मानसिक रूप से इतना तैयार कर लीजिए कि वो व्यवहार में या उपयोग में या लिखने में कोई दिक्कत न आए। चलते हम लोग संघीय व्यवस्था या संघीय संरचना में शिक्षा प्रणाली का उपयोग। संघीय व्यवस्था क्या होती है, संघीय संरचना क्या होती है, इसके पिछले वीडियो में डिटेल में बताया गया था। मैं बताया कि भारत राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक समूह है। राज्यों को एक साथ होने के कारण से भारत है। इसीलिए उसमें सत्ता का केंद्रीकरण होता है, जो केंद्र सरकार अपने कंट्रोल में पूरा रखती है भारत का शासन। फिर भी वह अपने सत्ता को विकेंद्रीकरण के रूप में राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर लागू करती है। यही कारण है कि विकेंद्रीकरण में होते हुए भी केंद्रीकरण है। इसीलिए राजनीतिक भाषा में कहा जाता है संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। इस प्रकार से ये सब कल पिछले वीडियो में स्पष्ट रूप से बताया जा चुका है, उसे आप देखिए, आप समझ जाएंगे उसे। तो हमने बताया था कि जो शिक्षा था पहले जो है राज्य सूची का विषय था, परंतु भारतीय संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन, जिसमें स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। फिर भी शिक्षा से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उन हमने बताया था केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत किया गया है। अब हम उसको डिटेल में देखेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है संघीय व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली का उपयोग। जो भारत राज्यों का संघ है तो किस आधार पर केंद्रीय सत्ता काम करती है शिक्षा के क्षेत्र में, किस आधार पर राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकारें काम करती हैं, और समवर्ती सूची के अंतर्गत किस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करती हैं। इसी व्यवस्था को हम लोगों को इस टॉपिक के अंतर्गत देखना है। वैसे भारतीय संविधान के अंतर्गत अनेक अनुच्छेद हैं जो शिक्षा से संबंधित है, परंतु हमको संघीय व्यवस्था के अंतर्गत देखना है। इसलिए वैधानिक प्रावधानों को व्यवस्थित रूप से जानना परम आवश्यक है। इसको हम लोग इस प्रकार देखते हैं। पहला देखते हैं संघ सूची। संघ सूची में कुल 97 विषय हैं, 90 7 97, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे करके 97 विषय हैं। लेकिन उसमें शिक्षा से संबंधित 62वां 63वां 64वां 65वां 66वां विषय महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग प्रविष्टि कहेंगे। यानी 62वें विषय के अंतर्गत ये बताया गया है केंद्र सरकार अपने संघ सूची के अंतर्गत अपने लिए यह कार्य निर्धारित की है कि जो राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें हैं जिसको संसद ने कानून पास करके स्वीकार कर लिया हो, यानी राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें हैं जो संसद द्वारा कानूनी तौर पर स्वीकार कर लिया गया हो, चाहे वो राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय हो, चाहे संग्रहालय हो। संग्रहालय का मतलब पुरानी चीज़ों को उसमें संग्रह किया गया है, मूर्तियों से संबंधित सिक्का, पुरानी पाषाण युग, ये कहें कि गुप्त काल, मुगल काल, यानी जो भी पुरानी चीज़ें हैं संग्रह किया गया है उसे संग्रहालय। विक्टोरिया स्मारक, यानी अंग्रेजी शासन के समय का जो स्मारक बनाए गए हैं। युद्ध संग्रहालय, जो अस्त्र शस्त्र हैं, यानी ऐसे जो संग्रहालय हैं वो पूर्ण रूप से गवर्नमेंट के अधीन हो या आंशिक रूप से, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करके संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया। आर्थिक सहायता प्रदान करके क्या करना, चाहे पूरा सहायता देना पड़े आर्थिक, चाहे थोड़ा मोड़ा देना पड़े, लेकिन उसको आर्थिक सहायता दे करके संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान
केंद्रीय सूची या संघ सूची के 62वें प्रविष्टि यानी 62वें विषय के रूप में स्वीकार किया गया है। वही 63वां को अगर हम देखें, 63वां जो विषय है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व की जो शिक्षण संस्थाएं हैं, ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिसको हम लोग कहते हैं विश्वविद्यालय, जिसको यूजीसी यानी यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है भारत के महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थाओं में। उसे क्या करना है, उस शिक्षण संस्थाओं को बनाए रखना, उसके महत्व को बनाए रखना, उसका विकास करना, उसे व्यवस्थित करना, इसका जो है प्रावधान 63वें विषय के रूप में किया गया है। ऐसे जैसे बीएचयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय, अब तो इलाहाबाद भी विश्वविद्यालय हो गया। कई विश्वविद्यालयों को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है राष्ट्रीय महत्व की चीज़ों को, जिसका पूरा देख रेख कौन करेगा, केंद्रीय सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार करेगी। 64वां अगर हम प्रविष्टि देखते हैं, 64वां विषय पूर्ण या आंशिक रूप से जो है सहायता प्राप्त है विश्वविद्यालयों को सहायता, यानी पूर्ण 64वें विषय के अंतर्गत आंशिक या पूर्ण रूप से उन विद्यालयों को सहायता प्राप्त करना जो साइंस से संबंधित है, टेक्नोलॉजी से संबंधित है और उनको सहायता प्रदान करना, तथा जो मापदंड के अनुसार निर्धारित गतिविधियों के अनुसार यदि वह राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें आती हैं या राष्ट्र के मापदंडों के अनुसार आती हैं तो उसे राष्ट्रीय संस्था घोषित करना भी निर्धारित किया गया है 64वें प्रविष्टि के अंतर्गत। 65वें की अगर हम बात करें तो जो शिक्षण संस्थाएं, उन शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहन देना, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, प्रदान करना जो किससे संबंधित है, या तो तकनीकी से संबंधित है, या तो कोई प्रशिक्षण देता हो, या तो व्यावसायिक से संबंधित है, या खोज से संबंधित हो, खोज करने रिसर्च करने से संबंधित हो, या विज्ञान से संबंधित हो, विज्ञान में खोज से संबंधित हो। ऐसी शिक्षण संस्थाओं को क्या करना, प्रोत्साहन देना। ऐसी शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहन देना, वो चाहे सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, या ये कहें या प्राइवेट हो, कोई भी हो, अगर वह इस ऐसे संबंधित कार्यों में लगा है, तकनीकी प्रशिक्षण से संबंधित हो, या व्यवसाय से संबंधित हो, या खोज से संबंधित हो, या विज्ञान में खोजों से संबंधित हो, यानी खोजों को बढ़ावा देता हो, तो उसको जो है सहायता प्रदान करना, उसका देख रेख करना, उसको प्रोत्साहन प्रदान करना, यह भी केंद्रीय सूची के अंतर्गत 65वें विषय के रूप में या 65वें प्रविष्टि के रूप में स्वीकार किया गया है। 66वें में देखें तो विश्वविद्यालय है या फिर रिसर्च से संबंधित कोई काम है, खोज से संबंधित कोई काम है, साइंस से संबंधित है कोई, या टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं, उनका मानक क्या होगा, उनका पैमाना क्या होगा, उनको राष्ट्रीय संपत्ति या किसी प्रकार का दर्जा या उपलब्धि या उपाधि देने के अंतर्गत कौन सा मानक निर्धारित होगा, कौन सा मानक बनेगा, यह भी मानक बनाने का निर्धारण, मानक तैयार करने का जो है कार्य 66वें प्रविष्टि के अंतर्गत या 66वें विषय के रूप में संघ सूची ने स्वीकार किया, जिसके तत्व कार्य करती है। अब आते हम लोग राज्य सूची के अंतर्गत। राज्य सूची के अंतर्गत जो राज्य सरकारें हैं उस कार्य करती हैं। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं। 66 विषय के अंतर्गत मात्र 2 ऐसे प्रविष्टि हैं, मात्र 2, 11वीं प्रविष्टि और 12वीं प्रविष्टि, यानी 11वां विषय और 12वां विषय के अंतर्गत राज्य सरकारें जो हैं शिक्षण संस्थाओं के संदर्भ में अपना कार्य करती हैं। इसमें यह है कि जो 11वीं प्रविष्टि है उसमें 63, 64, 65, 66 को राज्य समवर्ती सूची के अधीन, समवर्ती सूची के 25वीं प्रविष्टि के अधीन कर दिया है। इसको समझिए, 63, 64, 65, 66, इसमें जो केंद्रीय सूची है उसमें जो 63, 62 को छोड़ दीजिए, 63, 64, 65 और 66 इनको जो है राज्य जो है स्वीकार किया है, परंतु समवर्ती सूची के अनुसार स्वीकार किया है। किसके अनुसार स्वीकार किया है? समवर्ती सूची के अनुसार, यानी इसमें केंद्र के भी सहयोग को या केंद्र के भी अनुमति को इसने स्वीकार कर लिया है, जिसके आधार पर वो अभी देख रेख करेगा। यानी जो हमने बताया ना, 63वीं, 64वीं, 65वीं और 66वीं प्रविष्टि को राज्य सरकार भी स्वीकार कर लिया है, परंतु अगर उसमें केंद्र अगर कुछ हस्तक्षेप भी करेगा तो उसे क्या करेगा, वो भी स्वीकार करेगा, उसकी भी बात वह मानेगा।
फिर 12वीं अनुप्रविष्टि के अंतर्गत यानी 12वीं विषय के रूप में राज्य सरकार केंद्र सरकार के अलावा जो पुस्तकालय है, राजकीय स्तर की जो पुस्तकालय है या कोई प्राचीन या ऐतिहासिक इमारत है जो आप लोग देखते हो, जाते घूम घूम के देखते हो, मकबरा वकबरा, ऐतिहासिक इमारत हो या फिर कोई अभिलेख हो, कोई लिखा हुआ चीज़ हो, तो उसका भी जो है संरक्षण प्रदान करना, उसे भी देख रेख करना, उसका भी जो है राज्य स्तर से उसकी देख रेख करना, उसे बनाए रखना का काम राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकारें करती हैं। इसमें जो 63, 64, 65, 66, 11वीं प्रविष्टि के अंतर्गत राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से इसे स्वीकार नहीं किया है, बल्कि केंद्र सरकार के अधीनस्थता के अंतर्गत स्वीकार किया है। अब चलते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को हमने बताया, शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 ईस्वी में 62वें संविधान संशोधन के अनुसार स्वीकार किया गया, जिसमें स्वर्ण सिंह समिति ने अपना सुझाव दिया था, स्वीकार कर लिया गया। इसमें कुछ 47 विषय हैं। 47 विषयों में मात्र दो ऐसे विषय हैं, प्रावधान हैं, दो ऐसे विषय हैं 20 और 25, जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर के शिक्षा के संदर्भ में कार्य करती हैं। जैसे 20वीं प्रविष्टि यानी 20वीं विषय के रूप में आर्थिक और सामाजिक नियोजन, यानी जो शिक्षण संस्थाएं होंगी समाज पर अनुकूल प्रभाव पड़े या ऐसे ढंग से शिक्षा व्यवस्था की जाएगी समाज का सर्वांगीण विकास हो। साथ में अगर शिक्षण व्यवस्थाओं के लिए अगर पैसे की जरूरत है तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएंगी 20वीं प्रविष्टि के अंतर्गत। वहीं 25वीं प्रविष्टि के अंतर्गत व्यवसायिक और तकनीकी क्षेत्र में श्रमिकों को कुशल बनाने के लिए प्रशिक्षण जो प्रदान किया जाएगा, उसके लिए केंद्र और राज्य दोनों जो है सहायता प्रदान करेंगे, दोनों व्यवस्था देंगे। यानी समवर्ती सूची के अंतर्गत 20वीं और 25वीं सूची को या विषय को स्वीकार करें। सूची नहीं, विषय और कौन सा विषय? समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों में 20वीं और 25वीं प्रविष्टि में इन दो प्रावधानों को स्वीकार किया गया है, जिसमें 25वीं के अंतर्गत श्रमिकों से संबंधित व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण को केंद्र और राज्य सरकार दोनों बढ़ावा देंगी। उसी तरह से केंद्र और राज्य सरकारें दोनों आर्थिक और सामाजिक नियोजन यानी व्यवस्थित करने के लिए संस्थाओं को भी सहायता दृष्टिकोण अपना प्रदान करेंगे। इसके अलावा भी शिक्षा से संबंधित अनेक प्रावधान हैं, जैसे मौलिक अधिकार। शिक्षा से संबंधित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A में प्रदान किया गया है, जो भारत के नागरिकों को यानी 1 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। उसी तरह से 46वें अनुच्छेद में ST और SC को आर्थिक सहायता इत्यादि के माध्यम से उपलब्ध करा के उनको शिक्षा व्यवस्था का निर्देश राज्य सरकारों को लिए दिया गया है। उसी तरह से अल्पसंख्यकों से शिक्षा संबंधित, अल्पसंख्यकों की धार्मिक शिक्षा से संबंधित स्वतंत्रता या शिक्षा संबंधी प्रावधान अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 28 से 30 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। अनेकों इसी तरह से और भी सब अनुच्छेद हैं जो विशिष्ट रूप से हैं, परंतु हमारा जो टॉपिक है वो मेन बेस है संघ सूची के अंतर्गत शिक्षा का क्या प्रावधान है, राज्य सूची के अंतर्गत शिक्षा का क्या प्रावधान है, समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा का क्या प्रावधान है, यही जानना मुख्य है हम लोगों के टॉपिक के अंतर्गत। वैसे जितना ज्ञान हो जाए वो कम ही है, ज्ञान से संतोष नहीं करना चाहिए। ज्ञान जितना बढ़ेगा उतना ही आप आगे बढ़ोगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर समवर्ती सूची के अंतर्गत किस प्रकार शिक्षा के लिए कार्य करते हैं। आप इसे समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।